हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके, सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है। हम लोग ने लास्ट चैप्टर लाइक तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन हम लोग ने खत्म कर दिया है ऑलरेडी। वीडियो सारे इसके सारे वीडियो अवेलेबल है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाओ फटाफट से वो वीडियो देखना चालू करो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज नथिंग बट ग्रेविटेशन। एक खूबसूरत टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि तुमको एग्जाम में कंपलसरी इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ओके चलो, आज क्या करेंगे? आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रखेंगे। आज हम लोग बेसिकली दो मेन टॉपिक खत्म करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज योर कैपलर्स लॉ, जो कि ऑलरेडी मेरे ख्याल से तुमने 10th में कहीं ना कहीं पढ़ा है, एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी कहीं ना कहीं तुमने 10th में ये पढ़ा है। ओके तो ये दोनों चीजें तुमने ऑलरेडी पढ़ी हैं। बस हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसका। ओके चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद टॉपिक। बुक और पेन लो, बैठ जाओ बढ़िया से, एक शॉट पे वीडियो खत्म करो। ओके, और नोट्स बना लो फटाफट, जो भी तुमको मेन पॉइंट लगता है बस उसको नोट डाउन कर लो बहुत बेहतरीन तरीके से। ओके सो देखो, ग्रेविटेशन की कहानी अगर हम लोग देखने जाए तो ग्रेविटेशन की कहानी अगेन कि एक दिन में स्टार्ट नहीं हुई। ग्रेविटेशन की कहानी बहुत टाइम से चली आ रही थी। ओके बहुत, अगर तुम देखने जाओगे तो बहुत साइंटिस्ट हैं, कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स भी थे जिन्होंने कहानी स्टार्ट की थी। ओके फिर तुम्हारे गैलीलियो सर थे, उन्होंने भी कहानी स्टार्ट की थी। तो बहुत सारी कहानी एक साथ चल रही थी। ऐसा नहीं है कि वो विद इन 1 डेज वो एप्पल गिरा और न्यूटन सर ने ये कर दिया, ना, बहुत पहले से वो कहानी चल रही थी। ओके हाँ, उसमें अपग्रेड जो हुआ वो न्यूटन की वजह से हुआ। जो अपग्रेड बोलते हैं ना भाई, परफेक्ट अपग्रेडेशन जो दिया उस लॉ को, वो न्यूटन सर ने दिया। ओके सो कहानी स्टार्ट होती है कैपलर से, गैलीलियो से भी है बट गैलीलियो का टॉपिक हमारे बुक में नहीं है। कैपलर से डायरेक्टली कहानी स्टार्ट होता है। तो कैपलर ने अपने खुद के 3 लॉ दिए थे, ये सुनो तुमको पता होगा। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल लॉ, नेक्स्ट इज योर इक्वल एरिया लॉ, नेक्स्ट इज योर लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये सुनो, तो ये तीनों लॉज उन्होंने दिए थे, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लॉ ऑफ ऑर्बिट। ओके, व्हाट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट? भाई उन्होंने बोला कि हमारा जो प्लैनेट है ना, वो किसी सर्कुलर पाथ में नहीं घूम रहा। मतलब उससे पहले बिलीव था कि जो प्लैनेट है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं था। ओके वो सर्कुलर पाथ में नहीं घूम रहे थे, वो घूम रहे थे एक इलिप्टिकल पाथ में। ओके मतलब मान लो कि हमारा सन है और मान लो यहां कोई प्लैनेट है, लेट्स से प्लैनेट है ना। ओके अब अगर ये सन है, प्लैनेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये किसी इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा था। तो उसका जो पाथ था वो कुछ ऐसा था। ओके और जो सन था, मतलब जो है ऑब्वियसली, वो उस इलिप्स के 2 फोकस, इलिप्स के पास 2 फोकस होते हैं, हमको पता है भाई। ये दिस इज द इलिप्स, ये इलिप्स है, ये एक शेप है। तो इलिप्स के पास 2 फोकस होते हैं, एक फोकस यहां होता है, एक फोकस यहां होता है। ओके तो जो सन है वो किसी एक फोकस पे लोकेटेड रहेगा। जनरली तुम जिस पे इमेजिन करना चाहो कर सकते हो। तुम यहां पे इमेजिन करना चाहो यहां पे इमेजिन कर सकते हो, तुम यहां पे इमेजिन करना चाहो यहां पे इमेजिन कर सकते हो। सन किसी एक फोकस पे रहेगा और जो प्लैनेट है वो प्लैनेट उसके इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा। ये इलिप्स तो थोड़ा लग नहीं रहा है, बट हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं इलिप्स। अब ठीक है, अभी भी लग नहीं रहा है बट ठीक है। यहां पे तुम्हारा कहीं पे सन रहेगा और यहां पे कहीं तुम्हारा प्लैनेट रहेगा। ओके और ये तुम्हारा सन किसी एक फोकस पे रहेगा। अब यहां पे देखो, यहां पे 2 पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले द क्लोजेस्ट वन। ओके दिस इज द पोजीशन जहां पे प्लैनेट सन के सबसे करीब रहता है। ओके उसको हम लोग बोलते हैं पेरिगी या फिर पेरिजी। स्पेलिंग देख लेना तुम लोग। ओके तो ये जो पॉइंट है ना, दिस इज द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द सन। मतलब यहां पे अगर कोई भी प्लैनेट आता है तो वो सन से सबसे करीब डिस्टेंस पे होता है। एंड दिस द पॉइंट, इट इज द फारदेस्ट डिस्टेंस। ओके ये सबसे दूर वाला डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं एपोजी। ओके एपोजी बोल लो, एपोगी बोल लो। स्पेलिंग अगेन तुम लोग देख लेना, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ओके तो यहां पे देखो भाई, ये जो प्लैनेट है जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो ये रिवॉल्व कर रहा है इन अ
इलिप्टिकल ऑर्बिट। और ये पता कैसे चला भाई? पता चला उसके शेप से। मतलब जनरली जो साइंटिस्ट थे वो रेगुलर प्लैनेट्स को क्या कर रहे थे? ऑब्जर्व कर रहे थे। ओके, मून को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उनको क्या दिख रहा था कि भाई कहीं ना कहीं जो सन है, प्लैनेट है, वो अपना साइज चेंज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है साइज तो चेंज हो नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि हमारे बीच का जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं कम ज्यादा हो रहा है। जैसे मान लो कि मैं यहां आया तो सन मेरे को बड़ा दिखने लगा, मैं जब यहां चला गया तो सन मेरे को छोटा दिखने लगा। या सुनो, इसका मतलब यह है कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट होता तो सन जो है वो हमेशा सेम साइज का दिखना चाहिए था, बट सन सेम साइज का दिख नहीं रहा है। इसका मतलब उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की और फिर प्रिडिक्ट किया कि भाई कहीं ना कहीं ये क्या है? इलिप्टिकल ऑर्बिट। फिर उसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये सारी चीजें कहानी बनी। ओके, यस और नो? समझ में आया? व्हाट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट? व्हाट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट? भाई एवरी प्लैनेट revolve in the circular elliptical orbit instead of circular orbit. Okay, yes or no? Around the sun. And where is the sun situated? By at one of the foci. किसी एक फोकाई पे सन को लोकेट किया गया है। ओके, जो सन से पास वाला डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग पेरिजी बोलते हैं, सन से दूर वाले डिस्टेंस को हम लोग एपोगी बोलते हैं। ओके, या फिर एपोजी बोलते हैं। क्लियर? बात में आ गया एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर लॉ ऑफ इक्वल एरिया। ये भी तुमको पता है अगेन। ओके, लॉ ऑफ इक्वल एरिया भी तुमको पता है, हाँ या ना? ओके, सो सबसे पहले अगेन क्या है लॉ ऑफ इक्वल एरिया? कि अगर एक इलिप्टिकल पाथ है, यहां पे कोई सन है, यहां पे कोई प्लैनेट है, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहां से एक लाइन स्वीप करूं, एक लाइन ड्रॉ करूं, और मान लो कुछ टाइम बाद ये जो प्लैनेट है यहां कहीं आ गया, लेट्स से ये उसका P1 पोजीशन है, लेट्स से ये उसका P2 पोजीशन है। ओके, आफ्टर सम टाइम, ओके, कुछ समय बाद ये जो प्लैनेट है ये P1 पोजीशन से P2 पोजीशन पे आ गया। अगेन मैं वापस एक लाइन ड्रॉ करूं, अगेन मैं वापस एक लाइन ड्रॉ करूं सन से, तो यहां पे देखो ये एक एरिया स्वीप कर रहा है। मतलब बेसिकली अगर हम लोग देखने जाए तो ये जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट एक एरिया बना रहा है। बराबर दिख रहा है सबको? दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया। अब विद इन द सेम इंटरवल, ओके, वो सेम इंटरवल, मान लो कि यहां से यहां वो 1 घंटे में गया, लेट्स से 1 घंटा, तो 1 घंटे का मैं कहीं पे भी इंटरवल लूंगा ना, कहीं पे भी अगर मैं 1 घंटे का इंटरवल लूंगा, द एरिया विल बी सेम। मतलब हर इक्वल इंटरवल में वो इक्वल एरिया बनाएगा। मान लो कि मैंने 2 घंटे का इंटरवल लिया, मान लो ये जो एरिया बना वो 2 घंटे में बना, तो हर 2 घंटे में, मतलब कहीं पे भी मैं चेक करूं, पूरे पाथ पे, पूरे ऑर्बिट पे, कहीं पे भी अगर मैं चेक करूं, 2 घंटे का अगर मैं इंटरवल लूंगा तो वो क्या बनाएगा? वो सेम इक्वल एरिया बनाएगा। एंड दैट इज नथिंग बट योर लॉ ऑफ इक्वल एरिया। उसको ही बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरिया। क्लियर? बात में आ रही है, हाँ या ना एवरीवन? पक्का? ओके, कहानी कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि भाई कुछ समय बाद जो तुम्हारा प्लैनेट है वो यहां कहीं चला गया, लेट्स से S1 पोजीशन पे, और 1 घंटे के इंटरवल में ये जो प्लैनेट है वो यहां कहीं आ गया, लेट्स से S2 पोजीशन पे। तो अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो एरिया आएगा दैट विल बी द इक्वल एरिया। ये जो एरिया आ रहा है ये भी क्या है? इक्वल एरिया है, जितना एरिया ये है। ओके, मतलब मान लो कि ये तुम्हारा सन हो गया, इसको नाम दे दो O, तो मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ P2 P1O इज इक्वल टू एरिया S1O S2। क्लियर? तो भाई यहां पे ये दोनों एरिया क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। हाँ, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके भाई, क्या होगा? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये चीज का ध्यान देना है कि भाई उसका जो टाइम इंटरवल होगा वो टाइम इंटरवल क्या होगा? इक्वल होगा। अब टाइम इंटरवल इक्वल होगा तो वो कहीं पे भी एरिया ड्रॉ करेगा, कहीं पे भी उस इक्वल टाइम इंटरवल पे, तो हर जगह क्या मिलेगा उसको? जो एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का? कहानी कहीं ना कहीं समझ में आ रही है? वी हैव प्रूफ, हमारे पास इसका प्रूफ भी है। ओके, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलो, सो लेट अस स्टार्ट विथ प्रूफ। हम लोग प्रूफ डिस्कशन करना चालू करते हैं। कंसीडर करते हैं कि भाई, तो मान लो यहां पे कंसीडर अ प्लैनेट
is revolving, the planet is revolving in the orbit having radius, okay, consider a planet revolving in the orbit having, उसके पास रेडियस मान लो r है, ओके, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये r डिस्टेंस ऐसा मान लेते हैं हम लोग, ओके, हाँ है ना। अब यहां पे थोड़ा सा देखो कंसिडरेशन है, क्या कंसिडरेशन है, ओके, सिंस भाई ये जो पाथ है ये बहुत बड़ा है एंड टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, हम लोग ऐसा कंसीडर करेंगे कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, ओके, तो इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल, इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल, ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लैनेट कितना होगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्लैनेट अगर हम लोग देखने जाएं तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो प्लैनेट, तो वो प्लैनेट ट्रैवल करेगा भाई जितना इसकी स्पीड है, लेट्स से v इज द स्पीड, एंड कितना वो टाइम ले रहा है, तो मुझे पता है ना भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या ही होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो लेट्स से उसका स्पीड है v और लेट्स से टाइम इंटरवल इज डेल टी, ओके, सिंस टाइम इज वेरी स्मॉल तो उसको हम लोग डेल टी कंसीडर कर लेते हैं, चेंज इन टाइम कंसीडर कर लेते हैं, ओके, तो इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्लैनेट इज v into del t, okay, v into del t is nothing but distance, velocity या फिर speed into time, हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई एवरीवन, पक्का, ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं कि P1 से P2 तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है तुम्हारा v into del t, ये जो डिस्टेंस है दैट इज v into del t, हाँ या ना, तो ये आ गया तुम्हारा v into del t एंड इट इज स्मॉल डिस्टेंस, ओके, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, एक छोटा डिस्टेंस है, ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ P1 P2 O, P1 P2 O दिख रहा है तुमको, P1 P2 और O, इसका एरिया कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगुलर है मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मान लो कि भाई ये तुम्हारा बेस हो गया और ये तुम्हारा हाइट हो गया। अब तुम लोग बोलोगे सर हाइट तो यहां कहीं होना चाहिए, बट डिस्टेंस इतना बड़ा है, ये ऑर्बिटल डिस्टेंस इतना बड़ा होता है कि ये तीनों की तीनों लगभग क्या होंगे, सेम होंगे, ओके, तो हम लोग रेडियस को ही उसका हाइट पकड़ सकते हैं, ओके, तो क्या मिलेगा, दैट इज एरिया, मान लो उसको हम लोग डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, दैट इज v इंटू डेल टी, हाँ है ना, तो v इंटू डेल टी इंटू हाइट, हाइट क्या है उसका r, तो यहां पे आ जाएगा r, ओके, अब यहां से ये डेल टी को नीचे ले लो तो मुझको क्या मिलेगा, दैट इज डेल a बाय डेल टी इज इक्वल्स टू हाफ v इंटू r, हाँ है ना, क्लियर बात में आ गई भाई, डेल ए बाय डेल टी इज इक्वल्स टू हाफ v इंटू आर, क्लियर, ओके। अब यहां पे हम क्या कंसीडर करेंगे, यहां पे हम कंसीडर करेंगे एंगुलर मोमेंटम, ओके, अब व्हाट इज दिस एंगुलर मोमेंटम, भाई एंगुलर मोमेंटम की कहानी हम 12th में पढ़ेंगे, जब तुम लोग 12th में पढ़ोगे रोटेशनल डायनेमिक्स, तो वहां पे तुम लोग डिस्कशन करोगे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। यहां पे मैं थोड़ी चीजें बता देता हूं एंगुलर मोमेंटम के बारे में, क्योंकि यहां पे तुमको काम है। बेसिकली एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट अ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके, मैंने तुमको बताया मोमेंट मतलब क्या भाई, कहीं पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है मतलब मोमेंट, ओके, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, बेसिकली बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को जनरली हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है R क्रॉस P, क्या होता है R क्रॉस P, ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला है, ये तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। P बोले तो लीनियर मोमेंटम, R बोले तो डिस्टेंस, ये सब पोजीशन वेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, ओके। अब यहां से देखो भाई P का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज mv, है ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग पुट कर सकते हैं mv, तो यहां से मैं L के लिए फॉर्मूला देखूं, अगर मानता हूं कि भाई rp है तो P के जगह कहीं ना कहीं मैं mv डाल सकता हूं, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी, है ना, ओके। अब जरा यहां से वेलोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो देयरफॉर वेलोसिटी विल बी, बाकी r और m को नीचे आने दो, तो L डिवाइड बाय rm, है ना, ओके। अब यहां से देखो वेलोसिटी मिल गई हमको, भाई वेलोसिटी इज इक्वल्स टू L डिवाइड बाय rm, अब ये वेलोसिटी कहीं ना कहीं यहां पे चिपका दो भाई, ये कहीं ना कहीं यहां पे पुट कर दो, तो पुट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा, तो अगर तुम पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ये वेलोसिटी अगर यहां पे पुट करोगे तो तुमको मिलेगा देयरफॉर
डेल ए बाय डेल टी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, हाफ, ओके, v की जगह क्या आ जाएगा, दैट इज l डिवाइड बाय आर एम इंटू आर। देखो जरा, एक आर गेट कैंसल, भाई एक जो आर है और एक जो आर है वो हट जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को क्या मिल रहा है, दैट इज डेल ए बाय डेल टी इज इक्वल्स टू हाफ एल बाय एम, हाँ या ना, बराबर। अब देखो भाई, हाफ इज अ कांस्टेंट, m is the mass which always remain constant. What about L? Okay, तो during any angular motion, during any circular motion, during any rotational motion, कहीं पे भी angular motion अगर हो रहा है ना, तो दौरान उस एंगुलर मोशन के भाई एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है। ओके, एंगुलर मोमेंटम कभी अपना चेंज नहीं होता। ओके, जैसे लिनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है, हम लोग ने इसके पहले पढ़ा टॉपिक, यस और नो, उसी तरह एंगुलर मोमेंटम भी हमेशा कंजर्व्ड होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब मान लो तुम लोग ने, एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, तुम लोग ने वो देखा है बैलेट डांसर या फिर स्केटबोर्ड डांसर, देखो वो लोग स्केटबोर्ड पे ऐसा घूमते हैं, और जब स्केटबोर्ड पे उन लोग घूमते हैं ना, तो वहां पे एक फिनोमिना होता है, बहुत बेहतरीन फिनोमिना होता है, कभी ऑब्जर्व करना कि भाई जब वो लोग हाथ बाहर रखते हैं ना, तो थोड़ा स्लो घूमते हैं। ओके, और जैसे ही हाथ अंदर लाते हैं वो थोड़ा स्पीड घूमना चालू हो जाते हैं। ये किस लिए होता है, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है यहां पे। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होने के लिए ना, देखो जब उसने हाथ बाहर रखा है तो उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन बाहर तक है, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन बाहर तक है। सिंस उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन बाहर तक है, तो उसका स्पीड कम है, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। अगेन मैं बोल रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये सारी चीजें तुम 12th में समझोगे, उसका टेंशन मतलब, वो पूरा का पूरा चैप्टर है, हम लोग वहां पे डिस्कशन करेंगे। बस ध्यान दो कि भाई जब कभी भी कोई बॉडी बाहर है, मतलब फैली हुई है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो स्पीड कम है। अब मैंने हाथ को अंदर ले लिया, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन कम कर दिया। जैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन कम कर दिया, स्पीड बढ़ गया। मतलब एक चीज कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा कम होगा तो पहला वाला बढ़ेगा, यस और नो। बट ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड। अब ये चीज पूरा का पूरा कांस्टेंट है। हियर L डिवाइड बाय 2m आर कांस्टेंट, तो मैं बोल सकता हूं दैट इज डेल ए बाय डेल टी इज ऑल्सो कांस्टेंट। मतलब जो एरिया है पर यूनिट टाइम, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट एरिया पर यूनिट टाइम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। क्लियर, बात समझ आ गई। वही मेरा प्रूफ है भाई, यही चीज है ना, कि भाई जो इक्वल एरिया होगा, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां पे जो इक्वल एरिया मतलब A बाय टी, मतलब एरिया पर यूनिट टाइम, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब हर बार सेम एरिया वो सेम इक्वल ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम पे बनाएगा। ओके, मतलब मान लो कि अगर वो 10 स्क्वायर मीटर है, तो 10 स्क्वायर मीटर में वो 1 मिनट में बना रहा है, तो अगले 1 मिनट में भी कितना बनाएगा, 10 स्क्वायर मीटर। उसके अगले 1 मिनट में 10 स्क्वायर मीटर। बात सुना रहा है। ओके, तो हर बार जो एरिया होगा वो सेम होगा, अगर टाइम इंटरवल सेम है तो। यहां पे टाइम इंटरवल को सेम रखना बहुत जरूरी है। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, पक्का, कहानी कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर लॉ ऑफ टाइम पीरियड या फिर लॉ ऑफ पीरियड। ओके, तो व्हाट इज दिस लॉ ऑफ टाइम पीरियड और लॉ ऑफ पीरियड? जनरली देखा गया ऐसा कि भाई जो टाइम पीरियड है, मतलब अगर एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया है, यस और नो। अभी हमको टाइम पीरियड का एटलीस्ट डेफिनेशन हमको पता चल जाना चाहिए, भाई टाइम पीरियड क्या होता है। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रिवॉल्व, ओके, एक बार रिवॉल्व करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन, ओके, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ऐसा देखा गया कि भाई जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। एंड व्हाट इज दिस आर? व्हाट इज दिस आर? R is nothing but a mean distance between the planet and the sun. What is R? R is nothing but, where R is mean distance between, okay, mean distance between, किसके between? भाई mean distance between planet and sun, planet and सन। ओके, तो R क्या होता है? R होता है मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन के बीच का होता है, याद रखना। ओके,
क्लियर? मतलब मैं बोल सकता हूं कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, ओके, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब से। एंड व्हाट इज दिस आर क्यूब? व्हाट इज दैट आर? आर इज नथिंग बट अ मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन। ओके, वो मीन डिस्टेंस है किसके बीच में? प्लैनेट और सन के बीच में। मतलब मान लो कि यहां पे सन है कहीं और यहां पे कहीं प्लैनेट है, ओके, तो ये डिस्टेंस, तो इसको आर ले लो, ये डिस्टेंस इसको आर ले लो, ये डिस्टेंस इसको आर ले लो और बाद में सबका मीन कर दो। ओके, तो दैट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का कहानी समझ में आया? इसका भी हमारे पास प्रूफ है, बट 2-3 लेक्चर बाद है। 2-3 लेक्चर बाद जब हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे ना, तो वहीं पे मैं तुमको बता दूंगा कि भाई ये चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, इसका एक्चुअल में प्रूफ है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। ओके, इसको तुम लोग ने शायद तक एक नाम से जाना होगा, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? यस और नो? ओके, तो इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। अब व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? भाई उन्होंने बोला कि देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच एंड एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स। अब ये यूनिवर्स में कहीं पे भी अगर 2 बॉडी हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही होगा। ओके, मतलब देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पेन एंड दिस रिमोट, देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पेन एंड मी, देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मी एंड द अर्थ, देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सन। मतलब कहीं पे भी अगर 2 बॉडी है, कहीं पे भी अगर 2 ऑब्जेक्ट है, तो उनके बीच का ध्यान देना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, होगा ही होगा। हाँ, बस ये है कि अगर छोटा बॉडी है तो हमको भाई वो दिखता नहीं है, बड़ा बॉडी है तो दिखता है। ओके, जैसे मान लो कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मी एंड दिस पेन एंड ऑल्सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पेन एंड द अर्थ। बट अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये अर्थ के पास जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा। कारण यह है कि हमारे बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत छोटा है अर्थ के मुकाबले, बहुत छोटा है अर्थ के मुकाबले। ओके, तो इसलिए हमारे पास ना आके किसके पास जा रहा है? अर्थ के पास। बट है तो हमारे बीच में जो फोर्स है वो है तो, और ये सबसे वीक फोर्स है, हमको पता है भाई चारों फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे वीक फोर्स तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। यस और नो? तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कहीं ना कहीं 2 चीज पे डिपेंड करता है। ओके, तो किस पे डिपेंड करता है भाई? दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब मान लो कि तुम्हारे पास 2 बॉडी है, लेट्स से m1 एंड लेट्स से m2, 2 बॉडी है तुम्हारे पास, लेट्स से m1 एंड m2। ओके, तो भाई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई उन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मासेस से। एंड व्हाट इज इनवर्सली? भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ओके, उस बॉडी का सेंटर टू सेंटर, यहां पे ध्यान देना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात हो रही है। ओके, क्योंकि जनरली जो बॉडी होता है वो स्पेरिकल है फिलहाल के लिए। ओके, अगर हम लोग मानने जाए तो तुम्हारा जितना भी प्लैनेट है, जितने भी स्टार्स हैं, वो सारे के सारे स्पेरिकल है कहीं ना कहीं। तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो जनरली उनके सेंटर में होता है, तो इसलिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया जाता है। ओके, याद रखना। तो भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होते हैं? उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज आर स्क्वायर। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सुनो, ये तो मेरे ख्याल से तुमको रट गया होगा स्टेटमेंट। भाई व्हाट इज स्टेटमेंट? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यस और नो? तो कहीं ना कहीं ये कहानी हमको रटी हुई है, बट एक बार हाँ हम लोग रिवाइज कर रहे हैं चीजें, बस और कुछ नहीं। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। अब तुम लोग फटाक से बता दो भाई, कमेंट सेक्शन में फटाक से कमेंट कर दो कि भाई प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगा? दैट इज कैपिटल जी, हाँ या ना? डिवाइड बाय आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल जी इज, भाई कैपिटल जी क्या है तुम्हारा? कैपिटल जी है दैट इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अब ऐसा माना गया है कि भाई ये पूरे यूनिवर्स में ये जो जी का वैल्यू है ये क्या होगा? सेम होगा। पूरे यूनिवर्स में ये जो जी का वैल्यू है ये क्या होगा? सेम होगा। और जी का वैल्यू क्या होता है तुमको पता है? दैट इज जी इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, यूनिट क्या होगा जरा देख लो यूनिट जी का, तो दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर केजी स्क्वायर, हाँ या ना। इसका डायमेंशन तुमको आना चाहिए, तो डायमेंशन लिख के मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस जी, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, केजी, हाँ केजी स्क्वायर। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, हाँ या ना। अब कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखने जाए तो इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स, मतलब ये कहीं ना कहीं वेक्टर फॉर्म में जरूर होगा, क्योंकि वेक्टर की डिस्कशन यहां पे होना बहुत जरूरी है, याद रखना। ओके, क्योंकि तुम्हारा जितना भी ग्रेविटेशन का जो फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में बहुत ज्यादा काम आता है। ओके, याद रखना। तो वेक्टर में हम लोग इसको कहीं ना कहीं हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे जरूर। चलो, तो लेट्स से कि भाई इसको वेक्टर में डिस्कशन करते हैं, कैसे होगा इसका वेक्टर फॉर्म। तो भाई ध्यान से देखो, अगर हम लोग देखने जाएं कि एक बॉडी है दूसरे बॉडी को खींच रही है, जैसे मैं और मेरा दोस्त रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं, तो मैं इसको इस तरफ खींचूंगा, बराबर, मतलब मेरा फोर्स इस तरफ, मेरा दोस्त मुझको कहां खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इस तरफ, ये सुनो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे ध्यान देना, ओके ध्यान देना, क्या मैं बोल सकता हूं, ओके, ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है वो इसके पास जा रही है, किसके पास, M2 पे, मतलब इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ओके, ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2, बराबर, भाई ये बॉडी पास जा रही है ना इससे, तो मैं बोल सकता हूं इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2। सेम भाई ये बॉडी भी इसके पास जा रही है, ये बॉडी भी इसके पास जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी मैं बोल सकता हूं कि भाई फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, बराबर, हाँ है ना। भाई दोनों के दोनों देखो कहानी, भाई ये जो फोर्स होगा ये कौन सा होगा, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एंड ये फोर्स कौन सा होगा, दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, हाँ है ना। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू 2, so that is F12 is equals to क्या हो जाएगा, GM1 M2। अब यहां पे भाई मेरे को जो तुम्हारा R है वो वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ेगा, तो हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम यहां से यहां जा रहे हैं, मतलब R12 आएगा, क्या आएगा, R12। तो R, क्योंकि हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं ना, तो R12, और यहां पे उसका डायरेक्शन आ जाएगा, दैट इज R12 कैप, दैट इज R12 कैप, हाँ या ना। ये जो R12 है ये तो उसका मैग्नीट्यूड है, तो इसको तुम 12 लिखो या 21 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यहां पे पड़ता है कि भाई ये जो डायरेक्शन की बात हो रही है, ये ध्यान देना है कि भाई उसका जो यूनिट वेक्टर है वो 1 से 2 की तरफ है, बराबर। अब यही अगर हम लोग बात करें फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू 1, ओके, तो दैट इज F21 इज इक्वल्स टू सेम चीज होगा, दैट इज GM1 M2 बाय R12। अब अगेन इसको 12 बोलो या 21 बोलो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, इसका स्क्वायर आएगा, हाँ स्क्वायर, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड को भाई यहां से मैं घर जाऊंगा 2 किलोमीटर, घर से यहां आऊंगा 2 किलोमीटर, तो भाई ये तो 2 किलोमीटर फिक्स्ड है, बट आते टाइम मैं ऐसे आऊंगा, जाते टाइम मैं ऐसे जाऊंगा, मतलब यहां पे डायरेक्शन चेंज होगा, ओके, उस चीज का ध्यान देना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर 2 से 1, क्या हो जाएगा, 2 से 1, ओके। अब ध्यान दो भाई ये दोनों सिचुएशन में दोनों जो यूनिट वेक्टर है एक दूसरे के अपोजिट है, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि R21 या फिर R12 विल बी इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ R21, हाँ या ना। ये चीज बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, सिंस बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, भाई इनके पास मैग्नीट्यूड तो सेम है, ओके, दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही है ना, भाई M से M1 से M2 जाऊंगा तो भी वही डिस्टेंस, M2 से M1 जाऊंगा तो भी वही डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज सेम, बट दोनों का जो जाने का डायरेक्शन है वो अलग अलग है। जब 1 से 2 जाऊंगा तो ऐसे जाऊंगा, 2 से 1 जाऊंगा तो ऐसे आऊंगा, तो इसीलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन डाल दिया। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि भाई ये जो F1 है और F12 है और F21 है ये भी एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, सो देयरफॉर F12 इज ऑल्सो अपोजिट टू द F21, हाँ या ना, ओके। इसका मतलब यह है कि दोनों का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, ओके, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। भाई मैग्नीट्यूड अगर 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, 100 न्यूटन है, जितना भी है, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, हाँ, बट डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा। जैसे ये वाला बॉडी है वो उसको यहां खींचेगा, ये वाला जो बॉडी है वो उसको यहां खींचेगा, मतलब दोनों का जो खींचने का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा, और अपोजिट होगा इसलिए यहां पे क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। ये हम लोग वेक्टर में बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं, वेक्टर में बात कर रहे हैं, ध्यान देना।
क्लियर, बात समझ आ गई एवरीवन? ओके, फॉर्मूला विल बी सेम, फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला इसके लिए मत डरो कि सर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्या, ना ना ना, फॉर्मूला तो तुम्हारा यही लगने वाला है। हाँ, कहानी है कि ये वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करो कि भाई वेक्टर में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए हम लोग ने ये चीजें डिस्कशन की। ओके क्लियर, बात में आ गया, बात में आ गया। क्यों नेगेटिव आ रहा है यहां पे, मतलब एक फोर्स वो नेगेटिव साइन वहां पे सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, मतलब एक फोर्स दूसरे के अपोजिट होगा, मतलब अगर ये बॉडी इसको यहां खींचना चाहता है तो ये बॉडी इसको यहां खींचना चाहेगा। क्लियर, बात में आ गया, समझ में आ गया सबको? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत बेहतरीन तरीके से, पक्का? ओके चलो बहुत बढ़िया। सो भाई आज हम लोग ने केपलर लॉ डिस्कस कर लिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ डिस्कस कर लिया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ये टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इसके ऊपर से, याद रखना। ओके, थियरी क्वेश्चन बनेंगे, डेरिवेशन बनेगा, बट कंपलसरी बनेगा। ओके, ये याद रखना। ओके, तो भाई पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ अपना। ओके, सबसे जरूरी है अपना नोट्स बनाना। चलो, सो वीडियो यहां तक अगर देखा है तो भाई वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाफट कर दो, वी आर वेरी क्लोज टू 100 के। ओके चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।